सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना होने वाले हैं 26 अगस्त 2022 को रिटायर। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश भी डाल दी है किरण रिजिजू साहब को। कौन है वो उत्तराधिकारी और कैसे अपॉइंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आज बताएंगे इस एपिसोड में। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि एन.वी. रमन्ना ने उदय उमेश ललित के नाम की सिफारिश की है ताकि उदय उमेश उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह ले सकें। जस्टिस ललित रमन्ना के बाद सबसे वरिष्ठ जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल कैसे चुने जाते हैं वो जजेस जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय तंत्र का बीड़ा उठाए हुए हैं? आखिर कौन सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करता है और कैसे बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कहीं स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे चुने जाएंगे। हाँ, मगर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि MOP के अनुसार अमूमन यही होता आया है कि ऐसे जजेस में से जो जज सबसे सीनियर हैं, सबसे वरिष्ठ हैं, वो अगले CJI बनते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री जो इस समय किरण रिजिजू साहब हैं, वो जाकर के करंट CJI से उनकी सिफारिश मांगेंगे कि आप बताओ कि किसे बनाना चाहिए अगला CJI। और अगर CJI को अपने बाद आने वाले पहले वरिष्ठ जज पर कोई भी शक है तो वो कलीजियम से सलाह मशवरा कर सकते हैं। खबरें तो ये भी हैं कि किरण रिजिजू ने CJI रमन्ना को नोटिस भेज दिया है और CJI रमन्ना ने भी अपनी पहली पसंद उन्हें दे दी है। तो ऐसे चुने जाते हैं CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं और ये नंबर डिसाइड कैसे होता है? तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हैं चीफ जस्टिस को मिलाकर के। 1950 में जब न्याय तंत्र बना ही था तब ही फैसला हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस रहेंगे CJI को मिलाकर। ये हक संसद के पास होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाएं या घटाएं। तो 1950 में 8 जजेस थे, 56 में 11 हुए, 60 में 14 हुए, 78 में 18, 86 में 26 और 2009 में 31 और 2019 में 34। सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस एक्ट के तहत ही जजेस की गिनती बढ़ाई या घटाई जाती है। मगर अभी जो मैंने बात की, सलाह मशवरा की, सबसे ज्यादा आलोचना और वाद विवाद भी ना इसी पर होता है। और ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही जजेस, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट का पावर एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रीगण और आखिर में प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के हाथों में ही होता है। आजादी के समय से ही ये पावर एग्जीक्यूटिव के हाथ में था। हालांकि 80 के दशक में 3 ऐसे बड़े केसेस हुए, वाकयात हुए, जहां जुडिशरी यानी कि न्याय तंत्र ने ये पावर भी अपने पास वापस खींच लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कमजोर हो रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कौन से केसेस हैं जहां न्याय तंत्र ने वापस ले ली अपनी पावर एग्जीक्यूटिव से। तो दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बीच तनातनी 1973 से शुरू हुई। तब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी और इंदिरा गांधी ने अपने पावर के जरिए 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को हटाया था और जस्टिस A.N. रे को CJI के पद पर नियुक्त कर दिया था। फिर 3 और बड़े केसेस हुए जिन्हें नाम दिया गया जज केसेस 1981, 1993 और 1998 में। और इन्हीं केसेस की बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोलिजियम सिस्टम माने एक एडवाइजरी या प्रशासनिक ढांचे में तब्दीली लाने की शुरुआत की। उसके बाद से हुआ यूं कि तब से CJI की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक ग्रुप राष्ट्रपति से सिफारिश करेगा कि किसे नियुक्त किया जाना चाहिए या किसे नहीं। ये जो केसेस मैंने अभी आपको बताए हैं, इन्हीं की वजह से एग्जीक्यूटिव की पावर कम हुई और साथ ही साथ वीटो का जो उनके पास पावर था वो भी उनसे वापस ले लिया गया। इन केसेस के बारे में कभी और चर्चा करेंगे, इस समय नहीं, समय हमारे पास कम है। 2014 में भले ही NDA सरकार ने न्यायतंत्र को कमजोर करने के लिए अपने पावर्स के जरिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी असंवैधानिक कहकर हटवा दिया। तो बेसिकली बात यह है कि एग्जीक्यूटिव हमेशा जुडिशरी के पीछे पड़ा रहा। तो ऐसे होती है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की नियुक्ति। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।